गुड आफ्टरनून क्लास, गुड आफ्टरनून एवरीवन। ऑडियो वीडियो प्रॉपर आ रहा है क्या बच्चों, बताना एक बार। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। एमसीसी बुकलेट से आज अपन ले रहे हैं यूनिट नंबर 2 चल रही है। कल मैंने आपको टॉपिक कराया था राइट्स ऑफ पार्टनर्स, है ना, तो उसी के रिलेटेड लेने जा रहे हैं। पेज नंबर आपका कौन सा चल रहा है? पेज नंबर है 160। राइट्स ऑफ पार्टनर्स में पहला राइट दिया हुआ है राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस। तो इसमें क्या लिख के आना है अपन को कि हर पार्टनर के पास राइट होता है टू टेक पार्ट इन बिजनेस। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप बिजनेस पार्टनर्स का ही बिजनेस होता है एंड द मैनेजमेंट पावर्स आर को एक्सटेंसिव। मिल करके वो इसको मैनेज कर सकते हैं। अगर एक पार्टनर को रोका जाता है बाकी पार्टनर्स द्वारा फ्रॉम यूजिंग दिस राइट, तो वो कोर्ट में जाके क्या ले सकता है? इंजंक्शन ऑर्डर लिया जा सकता है। ठीक है। और भी रेमेडीज होती हैं, आप डिसोल्यूशन के लिए केस कर सकते हो, अकाउंट्स की डिमांड कर सकते हो, लेकिन बेस्ट रेमेडी क्या है? क्या ले लो? इंजंक्शन ऑर्डर। तो आप याद क्या करोगे? शुरू के 2 पॉइंट याद क्या करने? शुरू के 2 पॉइंट। नेक्स्ट आ रहा है राइट टू बी कंसल्टेड। हर पार्टनर के पास राइट होता है राइट टू गिव हिज ओपिनियन। और ज़्यादातर सारे डिसीजन कैसे आते हैं? कंसेंट ऑफ ऑल। डिस्प्यूट हो जाए तो किसका डिसीजन माना जाता है? मेजॉरिटी का। ठीक है, 2 डिसीजन मेजॉरिटी से ले सकते हो, याद आ रहा है? ऑर्डिनरी रूटीन मैटर्स और एक्सपल्शन। एक्सपल्शन क्या चीज़ दी हुई है? एवरी पार्टनर शैल हैव द राइट टू एक्सप्रेस हिज ओपिनियन। अगर कोई डिफरेंस होता है तो कैसे सेटल करते हैं? ओपिनियन ऑफ मेजॉरिटी से। ठीक है। इफ देयर इज एनी चेंज इन नेचर ऑफ बिजनेस, अगर आपने बिजनेस का नेचर ही चेंज कर दिया, ये तो बहुत बड़े लेवल का चेंज है, यहाँ पे कैसे किया जा सकता है? ओनली विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, अनएनिमस कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स नेसेसरी। इट मीन्स दैट इन रूटीन मैटर्स मेजॉरिटी से काम चल सकता है, ओपिनियन ऑफ मेजॉरिटी भी सही माना जाएगा, लेकिन मेजॉरिटी को कैसे काम करना चाहिए? गुड फेथ में। मैंने आपको कल लिखवा दिया था अच्छे से, 2 डिसीजन आपके मेजॉरिटी से हो सकते हैं। एक तो अपन ने क्या लिया था? ऑर्डिनरी रूटीन मैटर्स, और एक क्या लिया था अपन ने? एक्सपल्शन। ठीक है। आगे ले रहे हैं राइट टू असेस ऑफ बुक्स। ये अपन ने नहीं लिखा था। हर पार्टनर के पास राइट होता है राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, चाहे वो आपका एक्टिव पार्टनर हो चाहे वो आपका स्लीपिंग पार्टनर हो, हर पार्टनर के पास राइट है टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, वेदर एक्टिव पार्टनर और स्लीपिंग पार्टनर। और चाहे तो इनकी फोटोकॉपी भी ले सकता है, बट सच राइट मस्ट बी एक्सरसाइज्ड इन बोनाफाइड, मतलब अच्छे इरादे से यूज़ किया जाना चाहिए। राइट टू रेमुनरेशन, कल जो आपको लिखवाया था वहाँ से ले लेना। आप याद करो मैंने आपको क्या लिखवाया था। जनरली एक पार्टनर को रेमुनरेशन पाने का कोई राइट नहीं होता, लेकिन 2 केसेस में आप उसको दे सकते हो। पहला, डीड में लिखा है तो दे सकते हो, दूसरा कब दे सकते हो? कस्टम और यूजेस ऑफ ट्रेड, तब दिया जा सकता है। तो यहाँ भी यही चीज़ लिखी हुई है। बट दिस रूल कैन बी वेरिड बाय एक्सप्रेस एग्रीमेंट, डीड में लिखवा दो, या फिर कोर्स ऑफ डीलिंग, मतलब कस्टम और यूजेस ऑफ ट्रेड। तो आपको ईजी लैंग्वेज में लिखवा दिया, आप वहाँ से ले लेना। नेक्स्ट आ रहा है राइट टू शेयर द प्रॉफिट। हर पार्टनर के पास राइट, दे आर एंटाइटल्ड टू शेयर द प्रॉफिट। यूजुअली किस रेशियो में बांटते हैं? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है तो इक्वली बांटेंगे। एक पार्टनर कहता है कि मेरा शेयर इक्वल नहीं है, मुझे सही अमाउंट नहीं दिया आपने। एक पार्टनर ये कहना चाहता है कि मुझे जो प्रॉफिट में आपने दिया है वो मुझे ज़्यादा मिलना चाहिए था। तो किसको प्रूव करना पड़ेगा? उसी पार्टनर को प्रूव करना पड़ेगा कि उसे हिस्सा कम दिया गया। बर्डन ऑफ प्रूफ ऑलवेज ऑन द अग्रीड पार्टी और द पार्टी हु अलीग्स। इफ अ पार्टी मेक्स एनी ऑब्जेक्शन दैट द शेयर्स आर अनइक्वल, बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट शेयर्स आर अनइक्वल किसके ऊपर आएगा? विल लाई ऑन द पार्टी अलीगिंग द सेम। नेक्स्ट आ रहा है नो कनेक्शन बिटवीन कैपिटल रेशियो एंड द प्रॉफिट शेयरिंग। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और कैपिटल रेशियो के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है।
हो सकता है एक्टिव पार्टनर ने कैपिटल कम कंट्रीब्यूट की हो लेकिन वो प्रॉफिट ज़्यादा ले रहा हो। क्यों? क्योंकि वो काम कर रहा है। समझ आ रहा है? तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और कैपिटल रेशियो के बीच कोई रिलेशनशिप नहीं होती। नेक्स्ट आपको क्या दिया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कल मैंने बहुत अच्छे से आपको ये चीज़ समझाई थी। जनरली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाता। कब दे सकते हो? एक तो आपकी फर्म को प्रॉफिट होना चाहिए, लॉस की सिचुएशन में देते ही नहीं है। और प्रॉफिट में भी कब दोगे? डीड में लिखा हुआ हो या फिर कस्टम और यूजेस ऑफ ट्रेड और या फिर स्टैचुरी प्रोविजन। याद आ रहा है? तो यही चीज़ यहाँ पे दी हुई है। जनरली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाता। कब दिया जाएगा? जब एग्रीमेंट में लिखा है कस्टम और यूजेस ऑफ ट्रेड या फिर स्टैचुरी प्रोविजन, तभी दोगे। और देना भी किससे है? हमेशा सिर्फ आउट ऑफ प्रॉफिट। लॉस की सिचुएशन में देते ही नहीं है। दोगे तो किस रेट पे दोगे? डीड में जो दी हुई है, एट द रेट गिवन इन पार्टनरशिप डीड। और डीड में रेट नहीं दिए तो 6% पर एनम। याद आ रहा है? उसके बाद में बात आ गई इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस। एडवांसेस को माना जाता है दे आर इन द फॉर्म ऑफ लोन, और इन पे हमेशा क्या होगा? इंटरेस्ट का पेमेंट करना ही पड़ेगा। फिक्स रेट है कितनी? 6% पर एनम। जैसे ही आपकी फर्म क्या हो जाती है? डिसॉल्व, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खत्म हो जाता है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस उसके बाद भी जारी रहता है जब तक कि पेमेंट नहीं कर देते। बताई थी ना कल ये बात आपको? तो वो चीज़ आ गई। राइट टू बी इंडेमनीफाइड, कल लिखा था, वहाँ से लेना। इमरजेंसी की सिचुएशन में एक पार्टनर ने कुछ काम किया जो फर्म को लॉस से बचाने के लिए ज़रूरी था। ही एक्टेड लाइक अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस। तो जो भी उसका खर्चा लगा है ही विल बी इंडेमनीफाइड बाय द फर्म। याद आ रहा है? तो वो हमने कर लिया। राइट टू स्टॉप एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। नया पार्टनर कैसे आ सकता है फर्म में? विद द कंसेंट ऑफ ऑल दी पार्टनर्स। तो हर पार्टनर के पास राइट है टू स्टॉप द एंट्री ऑफ न्यू पार्टनर। नेक्स्ट आ रहा है राइट टू रिटायर। अगर आपकी पार्टनरशिप एट विल है तो पार्टनर कैसे रिटायर होगा? बाय गिविंग नोटिस। और इसके अलावा कोई और पार्टनरशिप है तो कैसे रिटायर होगा? विद द कंसेंट ऑफ ऑल दी पार्टनर्स। यही पढ़ा था अपन ने। नेक्स्ट आ रहा है राइट नॉट टू बी एक्सपेल्ड। एक पार्टनर को आप फर्म से निकाल नहीं सकते जब तक कि सेक्शन 33 की कंडीशन पूरी ना हो जाए। याद आ रहा है? पार्टनर को फर्म से तब तक नहीं निकालोगे जब तक कि सेक्शन 33 की कंडीशन पूरी ना हो जाए। सेक्शन 33 की कंडीशंस क्या कहती हैं? एग्रीमेंट में लिखा हुआ होना चाहिए, बाय मेजॉरिटी निकाल सकते हो, गुड फेथ में निकाल सकते हो। गुड फेथ की 3 बातें थी। क्या थी भाई? फर्म के इंटरेस्ट में होना चाहिए, नोटिस दिया जाना चाहिए, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। आउटगोइंग पार्टनर के 2 राइट पढ़ाए थे 36, 37। आउटगोइंग पार्टनर का पहला राइट क्या कहता है? कंपीटिटिव बिजनेस कर सकता है, एडवर्टाइजमेंट भी दे सकता है। 3 काम नहीं कर सकता। कैन नॉट रिप्रेजेंट हिमसेल्फ एज द पार्टनर ऑफ द ओल्ड फर्म। याद आ रहा है? कैन नॉट यूज द नेम ऑफ द ओल्ड फर्म, कैन नॉट सॉलिसिट द कस्टमर्स ऑफ द ओल्ड फर्म। क्या लिखा है? एक आउटगोइंग पार्टनर compete कर सकता है, एडवर्टाइज कर सकता है। क्या क्या नहीं कर सकता? फर्म का नाम यूज नहीं करेगा, अपने आप को पुरानी फर्म के पार्टनर की तरह रिप्रेजेंट नहीं करेगा, पुरानी फर्म के कस्टमर्स को तोड़ेगा नहीं। यही पढ़ा था। नेक्स्ट आ रहा है रिटायरिंग पार्टनर एग्री कर सकता है एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के साथ कि इस तरीके का बिजनेस पर्टिकुलर लोकेलिटी में पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक नहीं करेगा। इन रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज, इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड उसका एक्सेप्शन पार्टनरशिप, उसमें बोला था दोनों पे लगा सकते हो, एग्जिस्टिंग और आउटगोइंग पार्टनर। तो आउटगोइंग पार्टनर वाला पॉइंट है। समझ आई बात की नहीं है? बताओ बेटा। ठीक है, आगे इसके अंदर आया राइट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर टू शेयर सब्सिक्वेंट प्रॉफिट। एक पार्टनर की हो गई डेथ या फिर वो हो गया रिटायर, सीजेस टू बी अ पार्टनर। बाकी पार्टनर्स बिजनेस को क्या कर रहे हैं? कैरी ऑन कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं विदाउट एनी फाइनल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। तो जो आउटगोइंग पार्टनर है उसकी प्रॉपर्टी या फिर उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव, क्या ऑप्शन है उनके पास? प्रॉफिट में हिस्सा ले ले, 6% की रेट से ब्याज ले ले। कितना प्रॉफिट में हिस्सा मिलता है? एज में बी एट्रीब्यूटेबल टू हिज यूज ऑफ शेयर, जितना उसका पहले बनता था। भाई रिटायर तो अब हुआ है, इससे पहले भी तो प्रॉफिट शेयरिंग करता था ना, जितना उसको देते थे दे दो।
असेट्स को फेयर वैल्यू पे लेना है, बुक वैल्यू पे नहीं लेना, पहली चीज। नोट डले हुए? एट टाइम ऑफ रिटायरमेंट असेट विल बी टेकन एट फेयर वैल्यू, नॉट एट बुक वैल्यू। दूसरा क्या बोल रखा है कि अगर ऑप्शन दे दिया गया, किसको ऑप्शन दिया आपने? आपने ऑप्शन दिया उसको रिटायरिंग पार्टनर को कि भाई हम तुम्हारा जो हिस्सा बनता है वो पे कर देते हैं, और उसने वो ऑप्शन यूज़ कर लिया। अगर रिटायरिंग पार्टनर को उसके पैसे मिल गए, इसका मतलब उसका सेटलमेंट ऑफ कैपिटल हो गया कि नहीं हो गया? तो अब ये राइट उसको नहीं मिलेगा। क्या लिखा है देखो, इफ बाय अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स, ऑप्शन दे दिया। किसको ऑप्शन दिया है? ऑप्शन हैज़ बीन गिवन टू द सर्वाइविंग और कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कि आप इसका हिस्सा खरीद लो आउटगोइंग पार्टनर का, आउटगोइंग पार्टनर का हिस्सा खरीद लो, ये ऑप्शन दिया कंटिन्यूइंग पार्टनर्स को, उन्होंने ये ऑप्शन यूज़ कर लिया और आउटगोइंग पार्टनर को उसके पैसे मिल गए, ठीक है। देन ही विल नॉट बी एंटाइटल्ड टू एनी फर्दर शेयर इन प्रॉफिट। क्यों? उसका सेटलमेंट ऑफ कैपिटल हो गया। राइट कब मिलता है? जब सेटलमेंट ऑफ अकाउंट ना हुआ हो। नेक्स्ट क्या दिया है? राइट टू डिसॉल्व द फर्म। एवरी पार्टनर हैज़ राइट टू डिसॉल्व द फर्म। कैसे कर सकते हो? कंसेंट ऑफ ऑल दी पार्टनर्स। अगर पार्टनरशिप एट विल है तो कैसे कर सकते हो? बाय गिविंग नोटिस। यही पढ़ा था अपन ने। अब इसके कर रहे हैं कुछ केस स्टडी क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन टिक लगा लेना जो आपको करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लगा लो टिक। फोर लगा लो। फाइव मैं करवा रही हूँ एक बार। आउटगोइंग पार्टनर का क्वेश्चन है, देखो। पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि एक पार्टनर है, उसको कितना शेयर मिलना है? 20% ऑफ पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। 3 पार्टनर है ABC। ए हो गया हमारा रिटायर, और इससे ये पता चलता है कि 15 दिन बाद में उसकी डेथ भी हो गई। बी और सी ने क्या किया? बिजनेस को कंटिन्यू किया विदाउट फाइनल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। आपको ये बताना है ए के लीगल रिप्रेजेंटेटिव के क्या राइट्स हैं। सेक्शन नंबर 37, या तो 20% की रेट से प्रॉफिट ले ले या 6% की रेट से इंटरेस्ट ले ले। तो पहले पूरा प्रोविज़न बताया है 37 का यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद में क्या बताया कि अप्लाइंग द लीगल प्रोविज़न वी कैन से कितना क्लेम कर सकते हैं? 20% शेयर ऑफ प्रॉफिट, और दूसरा इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। ये रिपीटिशन है क्वेश्चन नंबर 7। अभी अभी किया था यही वाला, रिपीटिशन है। ये क्वेश्चन करा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 9 एक्सपल्शन का। एक फर्म में 3 पार्टनर हैं, X, Y और Z। काफ़ी समय से सक्सेसफुली बिजनेस चला रहे थे। X और Y की स्पाउसेस ने लेडीज़ क्लब ज्वाइन किया। सारी प्रॉब्लम तब से स्टार्ट हो गई, पर्सनल इशू को लेकर के फाइट हो गई। X की वाइफ को काफ़ी ज़्यादा इंजरी हुई है। X को गुस्सा आया, उसने Z को कन्विंस किया कि अपन पार्टनरशिप फर्म से Y को निकाल देते हैं, ठीक है। Y को निकाल दिया गया जबकि उसे कोई नोटिस भी नहीं दिया गया है। कंसीडर द प्रोविज़न ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। क्या ये एक्सप्रेशन सही है? क्या नहीं है। सेक्शन 33 लीगल प्रोविज़न में जाएगा, तो यहाँ पे इट इज़ नॉट इन गुड फेथ, नॉट इन गुड फेथ। तो गुड फेथ में होने के लिए क्या चाहिए? फर्म के इंटरेस्ट में होना चाहिए, पर्सनल लायबिलिटी से नहीं निकाल सकते, नोटिस दिया जाना चाहिए, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। तो आई थिंक इतने क्वेश्चन है। एक और करा देती हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 टिक लगाया था शायद मैंने, वो और देख लो, थोड़ा अलग सा है इसलिए। क्वेश्चन नंबर 2, मैसर XYZ एंड एसोसिएट हैं,
और 3 इसके अंदर पार्टनर है, सीनियर पार्टनर्स X, Y, Z। 25 अगस्त को इन्होंने नए पार्टनर मिस्टर जी को एज एन एक्सपर्ट ज्वाइन करवाया है और 10 जनवरी को जी वॉज ब्लेम्ड फॉर अनऑथराइज्ड एक्टिविटीज और उसे यूनाइटेड अप्रूवल से हटा दिया गया है। आपको ये बताना है कि क्या ये एक्सपल्शन जस्टिफाइड है या नहीं है और निकालने से पहले किन चीज़ों को दिमाग में रखना चाहिए। आईसीआई ने आंसर में अज्यूम किया है, नोटिस दिया गया है, गुड फेथ में है। जस्टिफाइड का क्या माना है इन्होंने, देखो यूनाइटेड अप्रूवल तो मेजॉरिटी तो वैसे ही आ गई और प्लस अनऑथराइज एक्टिविटीज़ के लिए निकाल रहे हो, फर्म के इंटरेस्ट में निकाल रहे हो, ये सोच के इन्होंने बोला कि भाई नोटिस वोटिस दे दिया होगा। तो ये इसको क्या बता रहा है, जस्टिफाइड बता रहा है आंसर में। और आंसर हमारा नहीं है, किसका दिया हुआ है, आईसीआई का। तो पहले तो पूरा सेक्शन 33 एक्सप्लेन करोगे जो हमने बताया, 3 पॉइंट उसके और 3 पॉइंट गुड फेथ के। फिर उसके बाद में क्या आंसर दिया देखो, एक्शन बाय द पार्टनर्स टू एक्सपेल मिस्टर जी बाय यूनाइटेड अप्रूवल एक्सरसाइज्ड इन गुड फेथ टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। प्रॉपर नोटिस दिया है, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी है, ये इसने अज्यूम किया है, क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ। ये समझ आ गया यहाँ तक। फॉलोइंग आर द फैक्टर्स टू बी केप्ट इन माइंड प्रायर एक्सपेलिंग अ पार्टनर। क्या क्या चीज़ें दिमाग में रखनी है वो आप पढ़ चुके हो, सेक्शन 33 की बातें ध्यान में रखनी है, सेक्शन 33 की बातें ध्यान में रखनी है। क्लियर है बेटा यहाँ तक। अब हम आ रहे हैं ड्यूटीज का टॉपिक लेंगे। कॉपी निकालो, हेडिंग डालो ड्यूटीज। इसका ब्लैक बैकग्राउंड कैसे आता है, ये इसमें हेडिंग डालो ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स। दो सेक्शन है, कौन कौन से, 9 और 10। जनरल ड्यूटीज 3 दी हुई हैं अंडर सेक्शन नंबर 9। तो सेक्शन 9 की ड्यूटीज पहले दे रहे हैं 3, शुरू वाली सेक्शन 9 की है। पहला, टू कैरी ऑन पार्टनरशिप बिजनेस for greatest common advantage of all the partners। अंडरलाइन करना वर्ड ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज। सेकेंड लिखो, to be faithful and just towards all the partners। towards all the partners। और तीसरा, to render proper account to all the partners। to render proper accounts to all the partners। क्या चीज लिखी हुई है देखो, 3 पॉइंट हमने यहाँ पे लिए ड्यूटीज के। पहला पॉइंट हमारा क्या कहता है, कैरी ऑन पार्टनरशिप बिजनेस टू द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज ऑफ ऑल द पार्टनर्स। पार्टनरशिप बिजनेस को इस तरीके से चलाओ कि सभी पार्टनर्स का मैक्सिमम बेनिफिट हो। ग्रेटेस्ट मतलब मैक्सिमम, कॉमन मतलब सबका बेनिफिट हो। दूसरा, सभी पार्टनर्स के लिए फेथफुल और जस्ट रह के काम करना है। बी जस्ट एंड फेथफुल टूवर्ड्स ऑल द पार्टनर्स।
पार्टनरशिप रिलेशनशिप किस पे बेस्ड है? म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस पे, ठीक है। तो यहाँ पर अपनी रिलेशनशिप है म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस की, तो आपको क्या करना चाहिए? सभी पार्टनर्स के प्रति फेथफुल रह के काम करना है। तीसरा क्या बोलता है? रेंडर प्रॉपर अकाउंट्स टू ऑल द पार्टनर्स। आपके हाथ से कोई खर्चा लगा या आपने कोई पेमेंट रिसीव किया, दोनों की जानकारी आपको सभी पार्टनर्स को देनी पड़ेगी। रेंडर प्रॉपर अकाउंट्स टू ऑल द पार्टनर्स। ये हमारी हो गई सेक्शन 9 वाली। अब आगे जो आ रही है वो सेक्शन 10 में कवर्ड है बेसिकली। नेक्स्ट पॉइंट डालना, ड्यूटी टू शेयर द लॉसेस। जब प्रॉफिट बांटना आपका राइट है तो लॉसेस को बियर करना आपकी ड्यूटी है। ड्यूटी टू इंडेमनीफाई द फर्म, ड्यूटी टू इंडेमनीफाई द फर्म in case of fraud or willful neglect, willful neglect, willful मतलब जानबूझ के, और जो जानबूझ के होता है उसी को फ्रॉड बोला जाता है। अगर आपने कोई फ्रॉड किया, जानबूझ के लापरवाही की, नुकसान हो गया फर्म को, तो आपकी ड्यूटी बनती है कि आप फर्म को क्या करो? इंडेमनीफाई करो, कंपनसेट करो। नेक्स्ट लेने जा रहे हैं to account for personal or secret profit, to account for personal or secret profit and refund it back to the firm, refund it back to the firm, refund it back to the firm. नेक्स्ट डालना पॉइंट नंबर 7, टू अकाउंट फॉर। 7 पॉइंट में एक काम करो, हेडिंग ये 7 नंबर डालना, टू अकाउंट फॉर। सिर्फ इतना सा पोर्शन आपको हटाना है और इसकी जगह क्या कर देना? कम्पिटिटिव बिजनेस प्रॉफिट, टू अकाउंट फॉर कम्पिटिटिव बिजनेस प्रॉफिट एंड रिफंड इट बैक टू द फर्म। और क्या करो? उसको फर्म को वापस कर दो। अभी समझा रही हूँ, एक लास्ट और ले लो इसके अंदर। ये 7 था क्या? 8th और लास्ट और डाल दो। ड्यूटी टू कैरी ऑन द functions diligently, अंडरलाइन करना diligently। diligently का मतलब होता है हार्ड वर्क, लेबर, हिंदी में जिसको हम बोलते हैं परिश्रम पूर्वक। पार्टनर्स की ड्यूटी बनती है कि भाई बिजनेस को कैसे चलाओ? डिलीजेंटली, परिश्रम पूर्वक अपनी अपनी ड्यूटीज़ को पूरा करो और कोई रेम्यूनरेशन आपको नहीं लेनी है। इस तरीके से बिजनेस को चलाओ कि आपके एक्सपर्टाइज का फ़ायदा सभी पार्टनर्स को और फर्म को मिलना चाहिए। 2 पॉइंट बीच में आए थे, एक आया था कि पर्सनल या सीक्रेट प्रॉफिट कमाया है तो फर्म को वापस करो, और एक पॉइंट आया था कम्पिटिटिव बिजनेस प्रॉफिट कमाया है तो फर्म को वापस करो। यहाँ तक क्लियर आया कि नहीं आया? यहाँ तक बताओ, बाकी रब कर दूँ? एक एग्जाम्पल से समझते हैं। पहले बता रही हूँ सीक्रेट प्रॉफिट या पर्सनल प्रॉफिट का एग्जाम्पल ले रहे हैं। सपोज करो एक फर्म में 3 पार्टनर हैं ABC, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बनता है 5:3:2, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम A को मिलना है 50%।
लेकिन ए क्या करता है, बेईमानी आ जाती है दिमाग में और बोलता है मैं तो क्या करूँगा, प्राइवेट प्रैक्टिस करूँगा। और अगर प्राइवेट प्रैक्टिस करेगा तो 100 का 100% इसका है ना। और इस तरीके से सपोज करो इसने 5 लाख रुपए कमा लिए, तो इस 5 लाख को क्या बोला जाएगा, सीक्रेट प्रॉफिट या फिर पर्सनल प्रॉफिट। सीक्रेट प्रॉफिट या फिर पर्सनल प्रॉफिट बोला जाएगा। ये प्रॉफिट आप अपने पास नहीं रख सकते। लॉ क्या कहता है कि आपको ये प्रॉफिट वापस करने पड़ेगा, किसको, फर्म को। और फर्म इसमें से आपका जो हिस्सा बनता है वो आपको देगी। कितना देगी, 2.5 लाख। क्लियर है क्या, बताओ मुझे। क्या फर्म के बिजनेस से प्रॉफिट कमा रहा है, इसमें क्या आएगा, अगर आप फर्म का नाम यूज करके, फर्म के बिजनेस कनेक्शन को यूज करके, फर्म की प्रॉपर्टी को यूज करके प्रॉफिट कमा रहे हो ना, तो अपने पास नहीं रख सकते, फर्म को वापस करो। फर्म का नाम यूज करके, फर्म के बिजनेस कनेक्शंस को यूज करके, फर्म की प्रॉपर्टी को यूज करके आपने कोई प्रॉफिट कमाया है तो अपने पास नहीं रख सकते। यू हैव टू रिटर्न इट बैक टू द फर्म। ये आपका होता है पर्सनल या सीक्रेट प्रॉफिट। दूसरा होता है कम्पिटिटिव बिजनेस प्रॉफिट। एक पार्टनर ऐसा कोई बिजनेस करता है जो सिमिलर इन नेचर टू द बिजनेस ऑफ द फर्म है, यानी अपनी फर्म से compete करता है और कोई प्रॉफिट कमाता है तो अपने पास नहीं रख सकता। क्या करना पड़ेगा, फर्म को वापस करना पड़ेगा। कम्पिटिटिव बिजनेस प्रॉफिट। समझ आई बात कि नहीं आई, बताओ बेटा। अब इसी चीज को हम लेने जा रहे हैं ICI से, हाँ MCC से लेना है। क्वेश्चन नंबर 2, ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स अंडर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। जनरल ड्यूटीज में आएंगी सेक्शन 9 वाली तीनों। अंडरलाइन कर लेना। ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज, जस्ट एंड फेथफुल, रेंडर ट्रू अकाउंट्स एंड फुल इंफॉर्मेशन टू द पार्टनर्स। यही 3 बातें पढ़ी थी जनरल में अपन ने, वो जनरल में ये तीनों आ गई। उसके बाद में क्या दिया हुआ है वो देखते हैं एक बार। इंडेमनीफाई फॉर फ्रॉड और विलफुल निग्लेक्ट। एक पार्टनर फ्रॉड करता है, जानबूझ के लापरवाही करता है, तो इसमें क्या होगा, हर पार्टनर इज लाइबल टू इंडेमनीफाई द फर्म। जो भी डैमेज हुआ है फर्म को उसकी फ्रॉड की वजह से या लापरवाही की वजह से, वो उसे फर्म को देना पड़ेगा। अटेंड द ड्यूटीज डिलीजेंटली विदाउट रेमुनरेशन, बिना किसी रेमुनरेशन के, है ना। एंड बाउंड द अदर पार्टनर्स टू हैव द नॉलेज ऑफ हिज एडवांटेज ऑफ हिज नॉलेज। इस तरीके से करो कि भाई आपके नॉलेज का फायदा आपके सभी पार्टनर्स को मिल सके। टू शेयर द लॉसेस, ऑल द पार्टनर्स आर लायबल टू कंट्रीब्यूट इक्वली टू द लॉस सस्टेन्ड बाय द फर्म। जब प्रॉफिट बांटना आपका राइट है तो लॉस बियर करना आपकी ड्यूटी है। अगर एक पार्टनर कोई प्रॉफिट कमाता है फर्म के किसी ट्रांजैक्शन से, फर्म की प्रॉपर्टी को यूज करके, फर्म के बिजनेस कनेक्शन को यूज करके, फर्म के नाम को यूज करके, अगर एक पार्टनर कोई प्रॉफिट कमाता है फर्म के ट्रांजैक्शन से, फर्म की प्रॉपर्टी को यूज करके, फर्म के बिजनेस कनेक्शन को यूज करके, फर्म के नाम को यूज करके, बाउंड टू अकाउंट फॉर दैट प्रॉफिट, रिफंडेड बैक टू द फर्म। अपने पास नहीं रख सकता, क्या करना पड़ेगा, फर्म को वापस करना पड़ेगा। टू अकाउंट एंड पे फॉर द प्रॉफिट ऑफ कम्पिटिटिव बिजनेस। एक पार्टनर कुछ बिजनेस चलाता है जो कि उसी तरीके का है, सेम नेचर एंड कंपीटिंग विद दैट ऑफ द फर्म,
तो ये कम्पिटिटिव बिजनेस प्रॉफिट हो गया. अकाउंट फॉर दैट प्रॉफिट एंड पे इट बैक टू द फर्म. लेकिन अगर लॉस हो गया तो उसके लिए फर्म जिम्मेदार नहीं है. कम्पिटिटिव बिजनेस से प्रॉफिट हुआ तो फर्म को देना पड़ेगा, और लॉस हो गया तो उसकी जिम्मेदारी फर्म की नहीं है. नहीं है, फर्म क्यों जिम्मेदार होगी लॉस के लिए? कम्पिटिटिव बिजनेस कर रहा है ना. कम्पिटिटिव बिजनेस कर रहा है मतलब फर्म से मिलता जुलता ही बिजनेस कर रहा है, तो ओवरऑल लॉस तो फर्म को ही होता ना. गलत काम तो कर ही रहा है ना. जब तक आप पार्टनर हो आप compete नहीं कर सकते ना अपनी फर्म से. कर रहे हो तो गलत है. अब गलत तरीके से प्रॉफिट कमाया वापस करो. नुकसान हुआ तो तुम जानो, तुमने गलत कदम उठाया था. ऊपर वाले में अगर पॉइंट होता है उसने सीक्रेट प्रॉफिट कमाया है, प्रॉफिट होता है तो वो आपको वापस करना पड़ेगा. कम्पिटिटिव बिजनेस तो उसमें कर ही नहीं रहा ना, वहां तो फर्म के नाम से ही ट्रांजेक्शन कर रहा है, यूज कर रहा है. फर्म के नाम से यूज अगर से लॉस हो जाता है तो फिर उस चीज में वो फर्म का नाम यूज करेगा ही नहीं ना. आप सोच के देखो लिटरली प्रैक्टिकली, अगर आप कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हो उसमें फर्म के नाम का फायदा मिलेगा तभी तो यूज करोगे. अगर आपको उससे फायदा नहीं मिल रहा, आपको लग रहा है फर्म की गुडविल ही नहीं है, तो क्या आप नाम यूज करोगे? क्या करोगे ही नहीं. प्रैक्टिकली सोचो, वहां तो यही होगा जब फर्म के आप नाम को यूज करने की कोशिश कर रहे हो. और यहाँ पे केस क्या है, आपने अपने लेवल पे बिजनेस स्टार्ट कर दिया है, कंपीट कर रहे हो आप अपनी फर्म के साथ, और फर्म को इस चीज़ की जानकारी भी नहीं है. तो फर्म को पता चलेगा, बोले भाई तूने प्रॉफिट कमाया हमें दे, और लॉस हुआ तो तू जाने, तूने गलत किया था. समझ आई चीज़ की नहीं है? बताओ, कंपीटिटिव बिजनेस प्रॉफिट है ये तो. यहाँ तक का हमने ले लिया है पोर्शन ड्यूटीज वाला. अब आप एक बार चीज़ देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 आ रहा है इसमें एमसीसी में. जो ड्यूटीज के लास्ट के 2 पॉइंट पड़े थे ना, 6 और 7 वाले तुम्हारे, एक तो पर्सनल प्रॉफिट वाला और एक कम्पिटिटिव बिजनेस प्रॉफिट वाला, वही दोनों यहाँ पे आ रहे हैं. सेक्शन नंबर क्या चल रहा है तुम्हारा? 16. व्हाट आर द प्रोविजन रिलेटेड टू पर्सनल प्रॉफिट अर्नड बाय द पार्टनर. सेक्शन नंबर 16. एक बार एग्जाम में पूछा हुआ था, 2 नंबर का ही क्वेश्चन आया था, ओनली ऑफ 2 मार्क्स. तो आपको क्या करना है, ये दोनों चीज़ें आपको बतानी पड़ेंगी. दोनों चीज़ें आपको बतानी पड़ेंगी. क्या चीज़ें इसमें देखो, एक पार्टनर कोई प्रॉफिट कमाता है खुद के लिए फ्रॉम एनी ट्रांजेक्शन विद द फर्म, फर्म की प्रॉपर्टी को यूज़ करके, फर्म के बिजनेस कनेक्शन को यूज़ करके, फर्म के नाम को यूज़ करके, बाउंड टू अकाउंट फॉर दैट प्रॉफिट, रिफंडेड बैक टू द फर्म. यही पढ़ा था. सिमिलर लैंग्वेज आ रही है तुम्हारी कम्पिटिटिव बिजनेस में, जो अभी अभी तुमने पढ़ी है. देखो सेकेंड पॉइंट आ रहा है, एग्जाम्पल अपन कल करेंगे इसका. लैंग्वेज बता रही हूँ, देखो अभी पढ़ी है वही की वही सेम है कि नहीं है. एक पार्टनर बिजनेस करता है कैसा? कम्पिटिटिव बिजनेस. ही मस्ट अकाउंट फॉर दैट, पे टू द फर्म ऑल द प्रॉफिट मेड बाय हिम इन द बिजनेस. लेकिन सिर्फ किसके लिए? कम्पिटिटिव बिजनेस. ही इज अंडर नो ऑब्लिगेशन टू अकाउंट फॉर द प्रॉफिट ऑफ नॉन कम्पिटिटिव बिजनेस. ठीक आ गई बात समझ में? एग्जाम्पल अपन कल करेंगे इसके. आज सिर्फ एक बार बता दिया कि सेम लैंग्वेज है, देख सकते हैं अपन, कल इसके एग्जाम्पल के थ्रू अपन समझ लेंगे. कोई क्वेरी है किसी की तो पूछ सकते हो बेटा. एनीवन? कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हो. कृतिका, एनीवन? क्वेरी एक पूछी हुई है, उसको आंसर करके जाते हैं. मैम व्हाट इज द मेन सेक्शन फॉर दीज 2 पॉइंट्स? सेक्शन 10 और 16. 16 कृतिका, पर्सनल प्रॉफिट का अलग सेक्शन है, सेक्शन 16. ये 2 पॉइंट जो है ये सेक्शन 16 में कवर्ड है, ये सेक्शन 10 में नहीं है, ये अलग से दिए हुए हैं. ठीक है, चलो फिर यहाँ तक लेते हैं आज अपन, कल कंटिन्यू करेंगे.